अपने जीवन को बिताने का था। आर्थिक संघर्ष था, बहुत सी समस्याएं थीं जिनका कि जिक्र उनके जीवनीकारों ने और तमाम उनके साथियों ने किया है। यह कि जब उनके घर में चाय बनती थी तो उसमें दूध कम होता था, या यह कि उस चाय में से कागज की महक आती थी, या ये कि उनके मित्र जानते थे कि उनके घर में क्या क्या नहीं है और तमाम चीजें ला करके छोड़ जाते थे। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसके लिए उन्होंने बहुत से कष्ट उठाए, और हुआ यूं कि जब 1964 में उनका निधन हुआ तो उस समय तक उनका कोई कविता संग्रह आया नहीं था। कविता संग्रह की तैयारियां चल रही थी, कुछ गद्य उनका प्रकाशित था और ढेर सारा अप्रकाशित था। इतिहास पर लिखी गई उनकी पुस्तक विवाद का विषय थी और इस कारण उसका भी ठीक तरह से वितरण नहीं हो सका था। ये सारी चीजें उनकी जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करती। और उनके निधन के बाद जो चीजें सामने आई उनमें भी बहुत से विवाद थे। जब वे जीवित थे तो बहुत से लोग ये सवाल उठाते थे, यह जो कविता मुक्तिबोध ने लिखी है क्या वो वास्तव में कविता है, उसे कविता कहा जाए? उसे लोग कविता मानने से ही इनकार कर रहे थे। और उसके बाद लंबे विवाद चले मुक्तिबोध को लेकर के। हम जानते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह और रामविलास शर्मा जी के बीच लंबा विवाद मुक्तिबोध को लेकर के था। रामविलास जी मुक्तिबोध की कविता को उनके व्यक्ति से जोड़ करके देखते थे और कहते थे मुक्तिबोध वास्तव में एक असामान्य व्यक्ति हैं और उनके अंदर भय है, वे एक तरह के हेलुसिनेशन का शिकार है। ये बड़ी विडंबना है कि वही रामविलास शर्मा जी जो कि निराला की कविताओं की बड़ी अच्छी समीक्षा करते हैं, मुक्तिबोध की कविता की समीक्षा नहीं कर पाते, उसे सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख सकते। अभी इरा जी जब अपनी प्रारंभिक वक्तव्य रख रहे थे इस कार्यक्रम के लिए, तो वे ये बता रहे थे कि मुक्तिबोध का जो मैं है वो वास्तव में स्वयं नहीं है। और निराला का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, मैंने मैं शैली अपनाई। ये मैं जो है वास्तव में मैं शैली थी, वो हमेशा जो मैं है वो कभी नहीं होता। मुक्तिबोध की कविताओं को हम पढ़ें तो उसमें जो मैं है वह एक पात्र के रूप में आता है। उसे मुक्तिबोध से पूरी तरह से जोड़ना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई भी कवि इस तरह की कविताएं लिखता है तो मैं एक तरह की शैली होती है, और जब वो मैं करता है तो उसका संदर्भ एक पूरे वर्ग से होता है, एक पूरे समूह से होता है जो उस पात्र के समान होते हैं। मुक्तिबोध जब मैं की चर्चा करते हैं तो वह स्वयं न होकर के एक पूरा वर्ग होता है और एक समूह होता है समाज का जो कि उस तरह का व्यवहार करता है। और जब हम मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष की बात करते हैं तो वह वास्तव में एक चरित्र के अंदर उपजा हुआ आत्मसंघर्ष होता है, जिसमें वह ऐसी परिस्थिति में होता है जिसमें विरोधी चुनाव उसके सामने होते हैं और उनमें से उसे कोई एक चुनाव करना होता है। यह एक विडंबना की बात थी कि मुक्तिबोध की कविता को रामविलास जी नहीं समझ सके, जबकि वह निराला की कविता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जहां पर वही शैली है, जहां पर मैं शैली ही अपनाई। निराला जी स्वयं कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई। तो
ये सब बहुत सारी विडंबनाएं थी। बाद में जैसा कि कांति कुमार जैन ने अपने एक संस्मरण में लिखा है, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है जिसका कि शीर्षक है जुमा टैंक पर महागुरु। वह मुक्तिबोध के जीवन के बारे में है कि मुक्तिबोध के चारों तरफ किस तरह के व्यक्ति थे और मुक्तिबोध कैसा जीवन जी रहे थे। तो मुक्तिबोध की कविता तो महत्वपूर्ण है ही हमारे लिए, और उसमें जो बातें हैं, जो थीम्स हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे, अभी हमारे तमाम विद्वान भी करेंगे, मैं भी कुछ कहूंगा उस पर वह। लेकिन दूसरी तरफ उनकी आलोचना भी महत्वपूर्ण है, ऐसी आलोचना जिसने हिंदी आलोचना को बहुत से बीज शब्द दिए, सेमाइनल टर्म्स दिए। उदाहरण के लिए ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान, सभ्यता समीक्षा, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आज हिंदी में बहुतायत होता है। कभी कभी लोगों को भ्रम होता है कि ये जो सभ्यता समीक्षा शब्द है ये नामवर जी ने हिंदी साहित्य को दिया या मैनेजर पांडे ने हिंदी साहित्य को दिया, लेकिन वास्तव में यह जो टर्म है, वास्तव में जो यह शब्द आता है, आलोचना का भी शब्द, वह मुक्तिबोध के यहाँ से आता है। इसी तरह से आत्मसंघर्ष एक ऐसा शब्द था जो कि उन्होंने आलोचना को दिया। तो इस तरह से उन्होंने हिंदी आलोचना को बहुत से बीज शब्द दिए। बहुत से लोग ये कहते हैं, उनमें हमारे कुछ मित्र भी हैं, कि हिंदी में मुक्तिबोध की कोई परंपरा नहीं है। जब वे ऐसा कहते हैं तो उनका आशय संभवतः यह होता है कि हिंदी में मुक्तिबोध जैसी कविताएं बाद में किसी ने नहीं लिखी, या कोई इतना सक्षम नहीं था कि मुक्तिबोध की तरह कविताएं लिखता। इसलिए वे कहते हैं कि मुक्तिबोध की कोई परंपरा हिंदी में नहीं रही। लेकिन किसी कवि की एकदम नकल करना यदि परंपरा है तो इसको मैं सही अर्थों में परंपरा नहीं मानता। परंपरा तो ऐसी चीज है जिसका कि बाद के लेखक संवहन करते हैं, बाद के कवि उसे आगे बढ़ाते हैं। और इस अर्थ में देखें तो मुक्तिबोध की विचारधारा, मुक्तिबोध का जो चिंतन है, कविता में उनका जो अवदान है, आलोचना में उनका अवदान है, उसको अलग अलग तरह से हमारे लेखकों ने, हमारे विचारकों ने आगे बढ़ाया है। इस तरह से बढ़ाया है कि वे उसे आगे लेकर के बढ़े हैं और उसके द्वारा उन्होंने नई नई चीजों को सामने रखने की कोशिश की। तो इस अर्थ में उनको गुरु कहा जा सकता है या महागुरु कहना चाहिए, जैसा कि कांति कुमार जैन जी ने अपने संस्मरण लेख में कहा है। तो यह एक मुक्तिबोध का पक्ष है। और उन्होंने उस संस्मरण के अंत में एक और बात कही है, वो ये कही है कि निश्चित रूप से हिंदी समाज मुक्तिबोध को उनके जीवन काल में वह सम्मान नहीं दे सका जो उनको देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही हिंदी समाज कृतज्ञ नहीं है और हिंदी समाज ने बाद में मुक्तिबोध को वो सम्मान दिया जो शायद निराला के बाद किसी दूसरे कवि को आधुनिक कविता में नहीं मिला होगा। तो इस अर्थ में आज के संदर्भ में जब हम मुक्तिबोध की बात करते हैं तो आज का जो समय संदर्भ है वो तो कैसा है हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं। हमारा समय ऐसा है कि जिसमें सच्चाई का निर्माण किया जा रहा है, यानी झूठ को भी सच के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा समय समाज है जिसमें नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। कहा जाता है कि नैरेटिव्स गढ़िए। नैरेटिव्स का क्या मतलब है? नैरेटिव्स का मतलब ऐसी कहानियां गढ़िए जो आपकी बात को या सत्ता की बात को सत्य साबित करे। इस तरह की चीजों को नैरेटिव कहा जाता है। और लगातार ये बात सामने आ रही है कि एक नैरेटिव बनाइए, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के एक नैरेटिव बनाइए, जो हमारे महापुरुष हैं उनको लेकर के एक नैरेटिव बनाइए। इस तरह की चीजें सामने आती हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में जो
जो सच्चाई है उस सच्चाई पर खतरा है। और जो व्यक्ति कहता है वो क्या कहता है, आज का इंटेलेक्चुअल क्या कहता है, किस तरह की बातें कहता है, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ दिनों पहले कुछ थे और आज कुछ हैं। ये राजनीति में तो है ही, राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग पुराना मामला कहा जा सकता है, लेकिन हमारे समय में इंटेलेक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है। यानी इंटेलेक्चुअल एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो अपना पाला बदल रहे हैं, वो अपना विचार बदल रहे हैं। और ऐसे बहुत से इंटेलेक्चुअल्स आपको दिखाई देंगे जो सत्ता के क्रीतदास हैं। वे सत्ता के लिए बहुत सी बातें लिख रहे हैं, सत्ता के लिए बहुत सी चीजें लिख रहे हैं। इस अर्थ में मुक्तिबोध की कविता, मुक्तिबोध का जीवन अपने में एक प्रतिमान है। प्रतिमान इस अर्थ में कि उनकी कविता में सच की ओर जाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और साथ में सच्चाई भी दिखाई देती है। ये दो शब्द हैं जिनका की बहुत सतर्कता से हिंदी आलोचना में प्रयोग किया गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक जगह लिखा है कि कविता में सच्चाई की जरूरत है। वो शब्द है सच्चाई, स, चा, आ की मात्रा और ई, और उसके लिए उन्होंने ब्रैकेट में स्पष्ट करने के लिए एक अंग्रेजी का शब्द देवनागरी में लिखा है और वो है सिंसेरिटी। यानी एक लेखक में सिंसेरिटी होनी चाहिए, एक लेखक में सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक समय कुछ कह रहा है उसके तुरंत बाद वो कुछ और कहने लगे। उसे सत्ता के पक्ष में ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए जिसे वह नहीं मानता मन से या जो कि सच नहीं है। तो इस तरह से दो शब्द हुए, एक तो सच्चाई जो कि ट्रूथ है उसके लिए शब्द, और दूसरा है सच्चाई जिसके लिए सिंसेरिटी है। यदि हम मुक्तिबोध की कविता को देखें, मुक्तिबोध को लेखन को देखें तो इसमें दोनों बातें हमको एक साथ दिखाई देती। एक तरफ तो उनके लेखन में सिंसेरिटी है और उस सिंसेरिटी के लिए वो बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार। जैसा कि अभी इरा जी कह रही थी कि वे चाहते तो कुछ भी हो सकते थे, वे चाहते तो अच्छी नौकरी पा सकते थे। अगर वे अपने अंदर विचलन पैदा करते तो शायद उनको बहुत सी चीजें मिल सकती थी, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि इससे सच्चाई नहीं रह जाती। तो एक लेखक की जो सिंसेरिटी है, एक लेखक की जो सच्चाई है, वो इस बात में है कि वह सत्ता की बात न सुने, वह उन लोगों की बात न सुने जो कि सत्ता में हैं और लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं या विचारों को अपनी तरह से तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पक्ष में नहीं। लेखक को अपने साथ होना चाहिए, जिस चीज को वह सच मानता है उसे उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये जो पोस्ट ट्रुथ का दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, इस दौर में मुक्तिबोध के विचारों की नई तरह से प्रासंगिकता है, अलग तरह से प्रासंगिकता है। हमारे दौर में जो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, उन नैरेटिव्स की जगह पर मुक्तिबोध के लिए सच महत्वपूर्ण था। और वो सच जो लंबी लंबी कविताओं के बाद बीच में आता है, जिसकी अभिव्यक्ति वे करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे कला की बात हम बाद में करेंगे। अभी क्या है, अभी हम पोस्टर बनाएंगे। याद कीजिए चांद का मुंह टेढ़ा कविता का वह अंश, जिसमें वो कहते हैं चंद्र है सविता है, पोस्टर ही कविता है। कला की बातें हम बाद में करेंगे, कला की जो सूक्ष्मताएं हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस समय जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम लोगों में विचारों को पहुंचाएं, लोगों में राजनीतिक जो जागृति है उसे पैदा करें, और उस अर्थ में हम कहें तो कविता एक पोस्टर का रूप होगी। आप देखें कि मुक्तिबोध के समय में हिंदी साहित्य में बड़ी प्रचंड बहसें चल रही थी। अगर आप देखें तो उस समय बड़े बड़े विचारक थे जो बहस कर रहे थे, अज्ञेय थे। उसमें विजय देव नारायण साहिब थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, ऐसे बहुत से आपको विचारक मिल जाएंगे। और मार्क्सवादी विचारक भी थे, नामवर सिंह जी थे,
रामविलास जी थे और सभी लोग थे, उनके बीच एक तरह का संघर्ष चल रहा था। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो कविता की जो मुख्य धारा है या आलोचना की जो मुख्य धारा है या हमारे गद्य लेखन की जो मुख्य धारा है वो वही है जिस ओर मुक्तिबोध संकेत कर रहे थे। यानी कविता का उद्देश्य पाठकों तक पहुंचना है, पाठकों में जागृति पैदा करना है, पाठकों को संबोधित करते हुए उन्हें यह बताना है कि सच क्या है और सत्ता क्या है, सत्ता क्या कह रही है और समाज में वास्तविक सच क्या है। जो समकालीन कविता की हमारी परंपरा है वो इसी दिशा में जाने वाली परंपरा है। तो आज के समय में मुक्तिबोध की कविता का जो यह संदर्भ है वो बहुत ही मौजूद है और यह जो है हमारे समय के राजनीतिक संकट का परिणाम है कि उनकी प्रासंगिकता ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। मुक्तिबोध की कविता को यदि आज के संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे आज के संदर्भ की जो व्यावसायिकता है उसने सच्चाई को ढक लिया है। आज के समय में जो उपभोक्तावाद है वह एक बहुत बड़ा खतरा है समाज के लिए। आज के समय में जो अवसरवाद है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। सिद्धांत और सत्य की चर्चा तो कभी कभी लगता है कि बेकार ही है और जब हम भ्रष्टाचार को देखते हैं, उसके फैलाव को देखते हैं तो लगता है कि हमारे समाज ने उसको आत्मसात कर लिया है, उसको अपने अंदर समो लिया है। तो ये सारी चीजें आज ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। आज जो है सत्ता के बढ़ते वर्चस्व का समय है। मुक्तिबोध की कविता को अगर हम याद करें, मुक्तिबोध की 3 कविताएं इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। एक तो भूल गलती, दूसरी है चांद का मुंह टेढ़ा है और तीसरी अंधेरे में। इन तीनों कविताओं में मुक्तिबोध का जो संदर्भ है, मुक्तिबोध जिस चीज को हमारे सामने रखना चाहते हैं वह है बुद्धिजीवी और उसकी भूमिका। वह किस तरह से सत्ता के समक्ष व्यवहार करता है, सत्ता के समक्ष वह सत्य बोलता है या नहीं, ये सारी चीजें बड़े प्रश्न के रूप में सामने आती हैं। भूल गलती कविता में जबकि दरबार लगा हुआ है, सारे लोग चुप हैं, सारे मनसबदार चुप हैं, सभी मंत्री चुप हैं, ऐसे में सत्य को वहां पर बांधा गया है और उसके चेहरे पर घाव है, खून बह रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति चीख करके भागता है और कहीं चला जाता है। मुक्तिबोध ये कहते हैं यही वो व्यक्ति है जो कि बाद में हमारी आत्मा का गुप्त स्वर्णाक्षर बन करके सामने आएगा। ये वह बुद्धिजीवी है जिसकी वो चर्चा करते हैं। दूसरी जो कविता है अंधेरे में, अगर उसको पढ़ा जाए तो अंधेरे में पूरी तरह से सत्ता की अय्यारी की कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये अपने आप में एक प्रतीक है सत्ता की, एक तरह की मुस्कान जो कि टेढ़ी सी है। और वह सत्ता जो कि सारी चीजों पर निगाह रख रही है। रात में बिल्ली घूम रही है, रात में अंधेरा है और चांदनी हर चीज पर फैली हुई है। यहाँ देखिए कि चांद की जो तस्वीर है, चांद की जो उपमान है, उसे मुक्तिबोध ने पूरी तरह से बदल दिया है। एकदम से आधुनिक उपमान हो गया है, बिल्कुल नए तरह। तो इस तरह से आप देखिए चांद का मुंह टेढ़ा में, चांद का मुंह टेढ़ा है में एक पूरी ऐसी व्यवस्था है जो चीजों पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। बिल्ली है जो सफेद है, जिसके पंजे सफेद हैं लेकिन इसमें खून लगे हुए हैं। आज की सत्ता की बात सोचिए तो लगता है मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं। मुक्तिबोध ऐसा सच बोल रहे हैं जो शायद उनके समय में उतना सच नहीं था जितना कि आज हमारे समय में हो गया। आज हमारे समय में सत्ता का वर्चस्व अपने भयानकतम रूप में हमारे सामने। तीसरी कविता लीजिए अंधेरे में। अंधेरे में कविता जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अस्मिता की भी खोज है या क्या है, ये वास्तव में बुद्धिजीवी को संबोधित करती हुई कविता है, जिसमें कि एक व्यक्ति निकल रहा है और
उसकी कल्पना में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दृढ़ हनु वाला है, जो कि रक्त स्नात पुरुष है, और वह उसको खोजना चाहता है। और फिर जो पूरा माहौल दिखाई देता है वो किस तरह का है? रात में एक प्रोसेशन निकल रहा है और उस प्रोसेशन में सत्ता के पक्ष में ढेर सारे लोग हैं, माफिया भी है और उसके साथ साथ बुद्धिजीवी भी। ये सारी चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। मुक्तिबोध के समय में ये चीजें उतनी स्पष्ट नहीं हुई थी, यानी वो चीजें थोड़ा प्रक्षण्ण थी। इसलिए ही शायद मुक्तिबोध उस प्रोसेशन को रात में दिखाते हैं कि रात में वह प्रोसेशन निकल रहा है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो कि बहुत सम्मानित हैं समाज में। लेकिन आज वह प्रोसेशन भरे दिन में निकल रहा है। उसके लिए रात के अंधेरे की जरूरत नहीं है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप पाएंगे कि तमाम बुद्धिजीवी सत्ता के उस वर्चस्व में शामिल हैं, सत्ता के उस दमन में शामिल हैं जिसकी चर्चा मुक्तिबोध ने की थी। आप देखें तो उसमें तमाम माफिया, तमाम व्यापारी, तमाम लोग उसमें शामिल हैं और वे खुले आम शामिल हैं। उनको किसी अंधेरे की आवश्यकता नहीं है। ये दिन के उजाले में निकल रहा प्रोसेशन है। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि ये चीजें कितनी आगे की हैं, और अंग्रेजी साहित्य और वेस्टर्न साहित्य, यूरोपियन साहित्य को जब हम देखते हैं तो उसमें भी वर्चस्व की अवधारणाएं दिखाई पड़ती हैं। खासतौर से एक बड़े विचारक हुए हैं लुई अल्थुसिए, और उन्होंने इस चीज की चर्चा की है अपने लेखन में। और ये ध्यान देने की बात है कि जब लुई अल्थुसिए ये चीज लिख रहे थे और मुक्तिबोध ये चीज लिख रहे थे, तो दोनों में क्या फर्क था? लुई अल्थुसिए दो तरह के स्टेट अपराटस की चर्चा करते हैं। एक है रिप्रेसिव स्टेट अपराटस, यानी राज्य ऐसे तंत्र का इस्तेमाल करता है जो शक्ति के बल पर दमन करते हैं, यानी फोर्स, पुलिस, आर्मी, ये सारी चीजें क्या है? रिप्रेसिव स्टेट अपराटस है। और दूसरा जो अपराटस है वो है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस, यानी आइडियोलॉजी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना। ये दो तरह के स्टेट अपराटस है। ध्यान देने की बात है कि 1965 से पहले अल्थुसिए इस तरह की बात नहीं करते थे। 71 के आसपास उनकी पुस्तकों में ये बात साफ तरीके से आती है कि स्टेट के दो अपराटस होते हैं। एक क्या होता है जो रिप्रेसिव है, रिप्रेसिव स्टेट अपराटस है, और दूसरा है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस। लेकिन मुक्तिबोध तो 64 में इस दुनिया से जा चुके थे। उनकी कविताएं बहुत पहले इस चीज को देख लेती है। ये आश्चर्य की बात है कि बहुत पहले, यानी 62-61 के आसपास जो उनकी कविताएं, अंधेरे में कविता में वो चीज बहुत साफ दिखाई देती है कि किस तरह से जो अपराटस है वो अपना काम करता है। तो वर्चस्व का चित्रण वहां बखूबी मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि शायद उन दिनों, यानी 61 और 64 के बीच में या उससे भी थोड़ा पहले, स्टेट इस तरह की गतिविधि करता रहा होगा, आज भी करता है। लेकिन उस समय स्टेट की गतिविधियां इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं थी। अशोक वाजपेयी ने मुक्तिबोध पर एक संस्मरण लिखा है और उसमें वो बताते हैं कि जब वे मुक्तिबोध से मिले तो मुक्तिबोध ने उन्हें एक आदमी की तरफ इशारा किया कि ये आदमी मेरे पीछे लगा रहता है। तो केवल उनके पीछे नहीं लगा रहता था, आज इस सभागार में जितने लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का नाम LIU वालों के पास होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आज ये चीज जितनी स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती है, आज ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस जितने स्पष्ट तरीके से अपना काम कर रहा है उतना मुक्तिबोध के समय नहीं कर रहा था। आज
हमारा मीडिया एक स्टेट अपराटस के रूप में काम कर रहा है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस के रूप में काम कर रहा है। आज हमारे अखबार किस तरह से काम कर रहे हैं? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज जो बुद्धिजीवी हैं, संघ के बुद्धिजीवी हैं या और इस तरह के बुद्धिजीवी हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, वो भी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटस के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके लिए रात में किसी प्रोसेशन को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चीजें दिन में स्पष्ट, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिखाई देती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मुक्तिबोध की कविता में बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहा जा सकता है कि इस अर्थ में सत्ता के वर्चस्व को उन्होंने उस समय देख लिया था जब इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। ग्रैमशी ने जरूर इटली के जेल में बैठे हुए कुछ इस तरह की बातें की थी। तो ऐसे में एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो ये है, ऐसे में बुद्धिजीवी की क्या भूमिका हो और बुद्धिजीवी किस तरह से अपनी बात को कहे। मैं थोड़ा अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहूँगा क्योंकि मामला बहुत लंबा है, लेकिन एक लेख है मुक्तिबोध का और वो लेख क्या है, वो एक तरह का व्याख्यान है जो उन्होंने एक जगह दिया था। नेमिचंद जैन ने जो रचनावली प्रकाशित की है मुक्तिबोध की, उसमें आप इसे पा सकते हैं और वहां इसका शीर्षक है समाजवादी निर्माण। ये व्याख्यान उन्होंने अध्यापकों को संबोधित करते हुए दिया था और इस व्याख्यान में वो बताते हैं कि देश की अनस्थिति यानी देश की खराब स्थिति किस प्रकार की है और उस परिस्थिति में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। वो राधा कृष्णन का हवाला देते हैं और कहते हैं कि दो संकट इस समय बहुत बड़े हैं। एक तो चारित्रिक संकट यानी क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर और दूसरा है संस्कृति का संकट यानी क्राइसिस ऑफ कल्चर। ये दोनों ऐसे संकट हैं जो इस देश के सामने बहुत बड़े हैं और वे लिखते हैं कि जो ये क्राइसिस है उससे अध्यापक अप्रभावित नहीं रहा है, प्रभावित हुआ है लेकिन कम प्रभावित रहा है। उसके ऊपर इस मॉरल क्राइसिस या क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर का या क्राइसिस ऑफ कल्चर का कम प्रभाव पड़ा है, वो उससे कम प्रभावित है और इसलिए भावी नागरिकों के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कहते हैं कि जो अध्यापक है उसे सिर्फ विद्यादान नहीं करना चाहिए, उसे दृष्टिदान भी करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात, उसे केवल विद्यादान नहीं करना चाहिए बल्कि उसे दृष्टि दान करना चाहिए। और वो कहते हैं कि समाज में शिक्षित वर्ग का प्रभाव और शिक्षक का प्रभाव बढ़ना चाहिए। देखें तो ये शिक्षक की जो बात कर रहे हैं वो उसे बुद्धिजीवी के समकक्ष रखते हैं इसी लेख में जगह। और वे कहते हैं कि दुख की बात है कि समाज की प्रधान गतिविधियों में बुद्धिजीवी वर्ग का विशेष भाग नहीं रहा है। उसकी जगह पर अन्य लोगों का जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, उनका प्रभाव जरूर रहा है। तो इस तरह से वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि यद्यपि के शिक्षक वर्ग उत्पीड़ित वर्ग है। वे ये लेख 60 के पहले लिख रहे, 60 के आसपास लिख रहे थे और उस समय शिक्षकों की तनख्वाह बड़ी कम हुआ करती थी और उनकी दशा वाकई बड़ी खराब हुआ करती थी। तो वो लिखते हैं कि शिक्षक वर्ग निस्संदेह एक उत्पीड़ित वर्ग है, इसलिए उसकी चेतना भारतीय जन की सामान्य स्थिति को अधिक सूचित करती है। उसका उत्पीड़न तभी दूर हो सकेगा जब वो स्वयं प्रभावी हो। यानी हमारे समाज में एक शिक्षक को, एक बुद्धिजीवी को बेहद प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावकारी होना चाहिए। तो इस तरह से वे बुद्धिजीवी की भूमिका को रेखांकित करते हैं और वो बुद्धिजीवी की बात उसी तरह से करते हैं जैसे ग्रैमशी किया करते थे, यानी वो ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी की बात करते हैं। ऐसा बुद्धिजीवी
जो जिस वर्ग से निकलता है उस वर्ग को प्रभावित करता है, उसे थोड़ा एलिवेट करता है, उसे थोड़ा ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। तो आज के संदर्भ में बुद्धिजीवियों की भूमिका के संदर्भ में मुक्तिबोध जी ने जो ये बातें कही थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे रेखांकित करने की आवश्यकता है। एक और बात है जो साहित्यिक संदर्भों में की जानी चाहिए, वो ये कि मुक्तिबोध के लेखन को जब हम देखते हैं तो वहाँ जो एक सामान्य प्रतिबिंबन की शैली थी, रिप्रेजेंटेशन का तरीका था जो कि शुद्ध यथार्थवादी था, उसकी जगह पर हम रिप्रेजेंटेशन के दूसरे तरीके को भी पाते हैं, यानी प्रतीकों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से अपनी बात को कहना। और इस संदर्भ में जब हम मुक्तिबोध की कविता को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी कविता एक बिल्कुल अलग विश्व का निर्माण करती है। जैसे उपन्यास के क्षेत्र में इस बात को आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमचंद के एक विश्व का निर्माण करते हैं। जब हम उनके उपन्यासों को पढ़ते हैं, जब उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो एक खास तरह के विश्व में हम पहुंचते हैं। इसी तरह से रेणु का जो साहित्य है वह एक अलग किस्म के विश्व का निर्माण करता है। तो जो एक बड़ा लेखक है उसका लेखन एक अलग विश्व का निर्माण करता है। इस अर्थ में यदि मुक्तिबोध की कविताओं को देखें तो मुक्तिबोध की कविताएं भी एक अलग विश्व का निर्माण करती हैं। एक ऐसा विश्व जिसमें जाने के बाद आप बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं, यानी आपको मुक्तिबोध अपनी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो चाहे मुझे पुकारती हुई पुकार हो, चाहे अंधेरे में हो, चाहे चांद का मुंह टेढ़ा हो, चाहे उनकी चंबल घाटी और जो तमाम कविताएं हैं, उन सभी कविताओं में मुक्तिबोध हमें एक अलग विश्व में ले जाते हैं। और यहाँ सवाल टेक्नोलॉजी का होता है, टेक्निक का होता है कि किस तरह की टेक्निक का प्रयोग मुक्तिबोध कर रहे हैं। हम आधुनिकता के संदर्भ में एक बड़ी बहस पाते हैं यूरोप में, वो बहस है लुकाच और ब्रेख्ट के बीच में। लुकाच ये कहते थे कि प्रतिबिंबन के जो तरीके हैं वो बहुत स्पष्ट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, लेकिन ब्रेख्ट कहते थे कि इसमें टेक्नोलॉजी जरूरी है। टेक्नोलॉजी के द्वारा भी, टेक्निक के द्वारा भी हम चीजों को सामने रख सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है। मुक्तिबोध की कविता का तो प्रश्न ये है ही कि यथार्थवादी और यथार्थोन्मुख ये जो साहित्य हैं उनको हम किस नजरिए से देखें। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी का भी होता है, और उसमें एक जगह मुक्तिबोध एक संवाद शैली में लिखते हैं। उसमें क्या है कि एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारे समाज में आध्यात्म की कमी है। मुक्तिबोध कहते नहीं, ये आध्यात्म की कमी, आध्यात्म की बात नहीं है, ये हमारे समाज की स्थिति का मामला है, ये अध्यात्म का मामला नहीं है। फिर वो कहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसने चीजों को खराब किया। मुक्तिबोध कहते नहीं, ये टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सवाल है। यानी हम साइंस का, विज्ञान का और तमाम चीजों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सत्ता उसका किस तरह से इस्तेमाल करती है। और हम विज्ञान का अच्छी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम साहित्य में टेक्निक का इस्तेमाल सौंदर्यवादी साहित्य लिखने के लिए, कला का साहित्य लिखने के लिए भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल यथार्थ के उद्घाटन के लिए भी कर सकते हैं। मुझे याद आता है एडोर्नो ने लिखा था कि जो प्रबोधन है उसकी नाव साम्राज्यवाद के तट पर डूब गई। यानी जो हमने ज्ञान की एक बड़ी परंपरा तैयार की थी, जिसके द्वारा हम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे थे, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वो चीजें जाकर साम्राज्यवाद के तट पर डूब गई। यानी एक व्यवस्था थी जिसने कि विज्ञान को, जिसने कि टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बना लिया और अपने हित में उसका इस्तेमाल करती है। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो इस पर मैं
ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय भी काफ़ी हो गया है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि मुक्तिबोध के साहित्य में बहुत कुछ उसके बारे में लिखा गया है, लोगों ने बहुत अध्ययन किया है उसका, तमाम पुस्तकें हैं जो मुक्तिबोध के बारे में हमको बताती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुक्तिबोध के लेखन में पड़ी हुई हैं, जिन्हें उद्घाटित करने की ज़रूरत है, उसे नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, उनके विवेचन की आवश्यकता है। इस अर्थ में मुक्तिबोध ने हमारे लिए बहुत से सूत्र छोड़ रखे हैं, वो शब्द के सही अर्थों में महागुरु थे। धन्यवाद।